अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे होते हैं। तो ठीक है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन इन्हीं चार्जेस को हम लोग जब स्टडी करें जिस वक्त के मूव कर रहे होते हैं, तो ठीक है, मोशन में होते हैं, तो उसे हम लोग जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है वो चार्जेस को स्टडी करेंगे रेस्टिंग कंडीशन पे, और जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हम लोग चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन वहाँ पे चार्जेस जो है वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब चार्जेस हमारे पास फ्लो होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स। और इस तरह अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक कूलम चार्ज के ऊपर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप लोग वैल्यू अपने पास नोट कर लो। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 पॉइंट नहीं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ये जो चार्ज होता है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, क्या आपको पता है कि ये क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब होता है। क्वांटाइज्ड होने का ये मतलब होता है कि टू सब डिवाइड। जिस तरह हमारे पास एनर्जी जो है ना, वो भी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब वो भी सब डिवाइड होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो और चीज़ें बताऊँगा जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहली बात तो ये कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ रब्ड विद द अदर ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो मैस है ना वो डिक्रीज़ होता है जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। ठीक है, या रबिंग प्रोसेस में हमारे पास जो मैस है वो डिक्रीज़ होता है। दूसरी चीज़ के अगर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी हो कि क्या किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग रिपल्शन टेस्ट करते हो। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन इज़ द श्योर टेस्ट टू चेक द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिपल्शन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आप लोग फिर रिपल्शन वाले ऑप्शन को जो है वो टिक करोगे। ठीक है, हम लोग रिपल्शन के थ्रू जो है वो ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या बॉडी के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ वही लॉ है जो कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, और शायद ही कोई बच्चा हो जिसे ये कूलम्स लॉ ना आता हो। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमें ये कहता है कि फोर्स का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ, और डिस्टेंस के स्केयर के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग एक चार्ज को डबल करते हैं तो फोर्स पे क्या अफेक्ट होगा। अगर एक चार्ज को डबल करें तो फोर्स हमारे पास 2F हो जाएगी। अगर दोनों चार्जेस को डबल करें तो फोर्स हमारे पास 4F हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्जेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और डिस्टेंस के स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ करें तो फोर्स फिर भी जो है वो डबल होगी। क्यों? इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन हम लोग डिस्टेंस को डबल करेंगे ना, तब हमारे पास फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें से समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आते हैं। जस्ट आप लोगों ने उन न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ पे फोकस करना होता है कि क्या उसने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ किया या सिर्फ एक चार्ज को, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो इस स्केयर को भूल जाते हैं। ठीक है, उस एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स इस स्केयर को भूल जाते हैं, उनका सारा एमसीक्यू अलग हो जाता है। आप लोगों ने इस स्केयर को नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर स्केयर था या कूलम्स लॉ में आर स्केयर था, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे के की वैल्यू इंसर्ट की। के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1/4πε0 की इक्वल होती है। ठीक है, 1/4πε0 की क्या वैल्यू है जी, 9 × 10⁹ ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों से वो इस के का यूनिट पूछ सकता है। के का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है,
फिर आगे उसने एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू दी है। ये सारी चीज़ें ये वही है जो कि आप लोग ऑलरेडी हज़ारों मरतबा पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। और ये जो हमारे पास के है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये फोर्स पर, डिस्टेंस पर, चार्ज पर और मीडियम पर, इन चारों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट का पता हो। एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान में ये रखनी है कि हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके दरमियान एग्जिस्ट करने वाली जो इंडिविजुअल फोर्स है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। आप सोच रहे हो कि बस ये वैसे नॉर्मल सा पॉइंट है, बस ठीक है जी, एक कान से निकाल दिया, दूसरे कान से जो है, एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन इसमें से एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आपसे वो कैसे पूछेगा, वो आपसे बोलेगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, वो कुछ फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर, और सेम फोर्स Q2 भी जो है वो Q1 पे जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। फिर वो आपसे बोलेगा कि अगर हम लोग जो है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक तीसरा चार्ज, जिसको हम लोग Q3 का नाम देते हैं, वो इंसर्ट कर दें, तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अब बताओ कि अब हमारे पास Q2 जो है वो कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा Q1 पे, और Q1 कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा Q2 के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को वो स्टेटमेंट बताई थी कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करने वाली फोर्स होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो फिर आप लोग इस केस में बोलोगे कि हमारे पास जो फोर्स होगी जो कि Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। अब ऐसा भी तो नहीं है कि सारी बातें मैं ही आपको बताऊंगा, कुछ बातें आपने भी बतानी होंगी। ठीक है, तो वो इस तरह से है कि आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम लोग जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो, अगर हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ आसान सी बातें हैं कि जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो हमारे पास वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। जब चार्जेस सेम हो तो वहाँ पे रिपल्शन फोर्स होती है। ठीक है, और जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दो आसान सी बातें थी जो कि हर बंदे को पता होती हैं, तो इनको आप लोगों ने फिर भी जो है वो एक नज़र देख लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ऊपर मैंने आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे मैं उसका आंसर आप लोगों को खुद ही दे देता हूँ कि हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ना, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। समटाइम वो आपसे कह सकता है कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर दें, ठीक है, या इस तरह से कोई भी इंसुलेटर वगैरह, तो कूलम्स फोर्स पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो रिड्यूस होती है। ठीक है, उससे। और रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास हमेशा जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन में जो है वो चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ज़ीरो चार्जेस होते हैं, सो दैट इज़ हमारे पास फोर्स भी जो है वो ज़ीरो ही होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम ही होती है। मैंने आपसे भी ये बात ऑलरेडी डिस्कस भी की थी, वो जो मैंने आपको एक एमसीक्यू भी बताया था कि अगर हमारे पास Q1 कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर और Q2 सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर, अगर हम लोग Q3 एग्जर्ट करते हैं बीच में तो फोर्स सेम ही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। फिर कहता है कि वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास हमेशा जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। ये बात भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस की। उसके बाद इस वक्त हम लोग जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स होती है कूलम्स फोर्स वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फिर कहता है कि इफ टू सेम चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन वन लाइन ए बी, द फोर्स ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी इज़ ज़ीरो। देखो, फोर्स हमारे पास cos ऑफ थीटा होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास थीटा 90 होता है। ठीक है, और cos ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि टू चार्जेस 1 कूलम एंड 5 कूलम आर सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर डिस्टेंस। कहता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैम विल बी, तो वो 1:1 ही होंगी। ये वही चीज़ है मैंने आपसे कहा था कि फोर्स जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बस अपने दिमाग में बैठा लो, फोर्स हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज़ वाई 1:1। नेक्स्ट कहते हैं कूलम्स मेजर्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस
यूजिंग एन apparatus कॉल्ड टॉरिसन बैलेंस। कहता है कि न्यूटन ने जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर जो है वो कूलम फोर्स को मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ apparatus कॉल्ड टॉरिसन बैलेंस के थ्रू जो है वो उसने फोर्स को मेजर किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी है, तो ये आप लोग खुद पढ़ लोगे पॉइंट नंबर 12 में। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स होती है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, जैसे हम लोग F/Q लिख सकते हैं, यूनिट इसका हमारे पास न्यूटन पर कूलम है, या ऐसे हम लोग V/D भी लिख सकते हैं, और उस केस में हमारे पास इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने रिसेंटली जो है वो एनजीकॉन के प्रैक्टिस टेस्ट भी सॉल्व किए थे, तो उसमें उसने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास ये जो न्यूटन पर कूलम है ये किसकी इक्वलेंट है। तो न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वलेंट टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये दोनों सेम है। आपको ये रिलेशन भी याद हो, आपको ये यूनिट भी याद हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फोर्स को इंक्रीज़ करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन चार्जेस को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशंस आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। ठीक है, समटाइम्स ये रिलेशंस न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज़ होते हैं और इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका यूनिट भी हमारे पास है वोल्ट पर मीटर ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास इसका रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन जस्ट यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है, यूनिट इसका ये आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो डिफरेंट रिलेशंस निकाले हुए हैं लाइक इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट के, तो ये आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और एमसीक्यू पॉइंट बताता हूँ, आप लोगों से अपने पास नोट कर लो। अगर हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों, ठीक है, तो फिर उनके मिड पॉइंट पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो ज़ीरो होगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे दो चार्जेस के मिड पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है, ये आपको पता हो, स्पेशली ये मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या चीज़ ज़ीरो होती है और कौन सी चीज़ ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, अब ये नीचे देखो, उसने आपको एक फिगर दी हुई है, आप लोग यहाँ से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। E इज इक्वल टू V/D होता है ना। ठीक है, V हमारे पास यहाँ पे कितना है 9 और D कितना है 4 mm, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको उस वक्त फिंगर टिप्स पे आएंगी जब आप लोग यहाँ से वीडियो को देख के जाके उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अदरवाइज़ ये रिलेशंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, बंदा पागल हो जाता है। उस वक्त समझ नहीं आती कि यार यहाँ पे R था, R² था, कौन सा रिलेशन यूज़ किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जिस वक्त प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। देखो, आप लोगों ने अभी यहाँ पे ये चीज़ देखी, आप लोगों को बहुत ईजी लगी, लेकिन बाद में मैं यही चीज़ अगर आपको चेंज करके पूछूँ, चीज़ तो यही होगी, लेकिन उस वक्त आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई तो अगर मैं आपको सेम चीज़ मर्जी के जितना भी चेंज करके दे दूँगा, आप लोग इजीली उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक उसने एमसीक्यू दिया है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने इसको जो है वो खुद देख लेना। बाकी बाय द वे यहाँ पे नीचे उसने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने वीडियो को पास करके खुद देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू द पॉइंट चार्ज। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, और हमारे पास इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो डिस्टेंस के साथ या रेडियस के स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, उसका जो है वो क्या रिलेशन होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे स्केयर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास स्केयर है रेडियस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में स्केयर नहीं है।
तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सो आप लोगों ने इस पॉइंट को लाजमी अपने जहन में बैठाना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इस रिलेशन को देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही बात की थी, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या डिस्टेंस, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हमारे पास जस्ट यही है, अगर हम लोग रेडियस को जो है वो हाफ कर दें, ठीक है, डिस्टेंस को या रेडियस को हाफ कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये 2 टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगी। बस यही दो इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हों, उनका जो मिड पॉइंट होगा ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल जो है वहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो आप लोगों को एक रिलेशन पता होगा कि E इज इक्वल टू KQ/R²। तो यहाँ से यही चीज़ हो रही है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका चार्जेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। इस पॉइंट में इसने यही चीज़ बोली है। फिर कहता है कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो टेंजेंट पे होती है। फिर कहता है कि हमारे पास सम पॉइंट्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो, उसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जब हमारे पास ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होना, उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और हमारे पास ये जो कहते हैं कि ऐसी फील्ड सच एज एंड ऑफ द प्लेट्स पे लाई करें तो हम लोग फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है, सो दैट इज़ वाई। फिर उसके बाद कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिशेल फ्राडे, ठीक है। कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रूव्ड बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। तो हम लोग टेस्ट चार्ज के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सिंगल वेक्टर क्वांटिटी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये बात ठीक है ना, E इज इक्वल टू F/Q, ठीक है। फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चार्जेस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। फिर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स हैं और ये दोनों यूनिट्स इक्वलेंट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज जितना वर्क डन करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक हम लोग वैल्यूज़ उनकी पुट करते जाएंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसने डिफरेंट रिलेशंस लिखे हैं। फिर इसी रिलेशन को अगर हम लोग अरेंज करें तो हमारे पास ये बन सकता है जी डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। तो आप लोगों के पास बस यार ये 2-3 रिलेशन आप लोगों ने इन्हीं को यूज़ करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो है वो उसने स्टेटमेंट किस तरह से दी हुई है, ठीक है। अगर हमारे पास V जो है 1 वोल्ट हो और Q जो है 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वाट किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने इस पॉइंट में देख लेना है, ठीक है। वो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 के इक्वल होता है। एंड 1 जाउल किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समटाइम्स डायरेक्ट आपसे ये वैल्यू पूछी जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोट भी कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इज जाउल पर कूलम, ठीक है।
तो कहता है कि अगर हमारे पास 1 जूल हो तो वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, तो उसे हम लोग जो है 1 वोल्ट कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और फार्मूला भी उसने दिया हुआ, कहता है कि फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू इज यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर, ठीक है। तो यह भी आप लोगों ने जहन में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो उसने आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला दिया हुआ है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, या फिर इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास हर चार्ज के पास जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। कहते हैं कि विच थ्योरेटिकली एक्सपेंड्स अप टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्लोजर द टेस्ट चार्ज टू द चार्ज, जब हमारे पास टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज के पास जितना क्लोजर होगा ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उतनी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर कहता है कि इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और पोटेंशियल का हमारे पास डिस्टेंस के साथ सिर्फ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, डिस्टेंस के स्केयर के साथ नहीं। अब मुझे याद नहीं कि मैंने इस केस में क्या बोला है, लेकिन दोबारा से सुन लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, स्केयर नहीं है। तो कहते हैं कि वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज, तो वो वर्क डन बता रहे हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है जी, के क्यू क्यू बाय आर, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वॉट किसकी इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जाउल, एंड 1 जाउल किसकी इक्वल होता है 6.225 इंटू 10 के पावर +18 इलेक्ट्रॉन वॉट, दोनों इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी कैरीज -5 कूलम ऑफ अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड परफॉर्म 100 जूल ऑफ द वर्क। कहता है कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज गिवन, पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट इज, तो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके पोटेंशियल फाइंड करोगे, डेल्टा डब्ल्यू जी डिवाइड बाई क्यू, वैल्यूज पुट करो तो आप लोगों के पास ये कितना आता है -20 वाट, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से सिंपल रिलेशन निकालोगे एंड वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे उसने फिर एक एमसीक्यू पॉइंट ये कहता है कि चार्ज ऑफ 0.10 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट एक्वायर्स द काइनेटिक एनर्जी। तो ये नीचे सोल्यूशन उसने दिया, आप लोग इसको जो है वो देख सकते हो। फिर कहता है कि अल्फा पार्टिकल इज मूव फ्रॉम द 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। आप लोगों ने क्या बताना कि पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कितना इंक्रीज आया है। तो सेम आप लोग इसी रिलेशन को यूज़ करोगे, वर्क डन के हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, आप लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। रिलेशन आप लोगों के पास वही है, ये डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। जस्ट आप लोग इसी इक्वेशन को अरेंज करोगे और अपने आंसर्स निकालते जाओगे। अगर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप लोग काइनेटिक एनर्जी पुट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर लो, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिलेशन यही यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा से। अब फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास एंगल 0 होता है। 0 कब होता है फ्लक्स, जब हमारे पास एंगल 90 होता है। और फ्लक्स मिनिमम क्या होता है या नेगेटिव फ्लक्स कब होता है, जब हमारे पास एंगल 180 डिग्री होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, आप लोगों से न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज इस रिलेशन को आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है, इसमें से भी समटाइम्स जो है न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ईजी एमसीक्यूज होते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं, दैट इज़ इट। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टेबल है जिसमें उसने बताया कि हमारे पास जब एंगल हमारे पास 0 होगा ना, तो फ्लक्स हमारे पास 100% होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एंगल 30 हुआ तो फ्लक्स हमारे पास 86% होगा। 45 डिग्री पे हमारे पास फ्लक्स जो है वो 75% होगा। 60 डिग्री पे हमारे पास फ्लक्स जो है वो 50% होगा। और 90 डिग्री पे हमारे पास फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट यूनिट्स बताए, आप लोगों ने खुद देखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर आपने नहीं करना, ठीक है। समटाइम्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन उसने लिखी है, कहता है कि हमारे पास जितनी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी हमारे पास जो है वो लाइंस पास करती हैं ना, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यूनिट इसका हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, ठीक है। बाकी भी इसके यूनिट है कुछ, ये आप लोगों ने देख लेने हैं ऊपर, ठीक है। ये
इसके बाद इन लोगों ने यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के क्लोज होना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वो सरफेस के क्लोज ना हो और फील्ड लाइन जो है वो सिंक कर रही हो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी फील्ड लाइन चाहे वो सरफेस को इंटरप्ट नहीं करी, तो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। अगर हमारे पास नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लीव कर रही हो सरफेस को, तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जब इंटर कर रही होंगी ना नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कहता है कि अगर हमारे पास मोर फील्ड लाइंस आर एंटरिंग देन लीविंग, तो उस वक्त में हमारे पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस अगर लीव भी कर रही हैं, तो उस केस में भी हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। तो ये पता नहीं मैंने कितने एमसीक्यू पॉइंट्स बता दिए, यही एमसीक्यू पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पेपर इन्हीं में से आता है और कोई पॉइंट नहीं होता आसमान से या और कहीं से नहीं आता, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसके लिए हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहते हैं कि कैपेसिटर्स एरिया कॉमनली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स फॉर अ वाइल टू द ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं। लेकिन आप लोगों को बस ये कैपेसिटर की डेफिनेशन पता हो, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पता हो, बाकी चीज़ें हम लोग आगे जाके देखते हैं। फिर कहता है कि हमारे पास इन कैपेसिटर चार्जिंग द बैटरी, जब हम लोग कैपेसिटर की बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, फिर कहता है कि हमारे पास चार्ज इन द कैपेसिटर्स रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। जब हम लोग कहते हैं कि बैटरी को रिमूव करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास, उसके बाद भी हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस जो है मौजूद होते हैं, वो बेसिकली म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ प्लेट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाती है, सो दैट इज़ वाई। फिर किसी भी कैपेसिटर की ऐसी कैपेसिटी की वो चार्जेस को स्टोर करे तो उसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर की कि वो कितने चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन है जी, Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पे सी कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि चार्जेस गिवन है, ठीक है, वोल्ट भी गिवन है, आप लोग कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो आप लोग इजीली इस रिलेशन को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्लेट्स एरिया एंड डिस्टेंस। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है ना वो कैपेसिटर के मीडियम, जो प्लेट्स के दरमियान मीडियम है ना, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग आगे जाकर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। उसके बाद उसने वही कैपेसिटेंस का बता दिया जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वो रिलेशन निकाल लिया था। हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, फैरेड। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और ये हमेशा हमारे पास जो है वो 1 होती है किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, यूनिटी मतलब 1 होती है, और हमारे पास ये जो होती है ये साइज़ और शेप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और किसी भी डाइलेक्ट्रिक की ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, जितनी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटर के बारे में आपको एक दो चीज़ें और भी पता हो कि हम लोग कैपेसिटर को जो है वो कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं ना, इनके ऊपर जो नेट चार्जेस होते हैं ना, वो हमेशा जो है वो 0 होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था कि Q इज़ इक्वल टू सी वी एंड वी, सी इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। अब इस रिलेशन का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास चार्जेस ज़्यादा होंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, या हमारे पास ये वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी, मतलब ये रिलेशंस नहीं है। ठीक है, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, वो चार्ज पे और ये इस वोल्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और एमसीक्यू पॉइंट बताता हूँ कि हमारे पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, AC, ठीक है, इसके एक साइकिल के अंदर हमारे पास कैपेसिटर जो है वो 2 मरतबा चार्ज होता है और 2 मरतबा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करना है। और इन केस ऑफ DC डायरेक्ट करंट हमारे पास कैपेसिटर जो है वो एज एन ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करता है फिर। ठीक है,
मैंने आपसे कहा ना कैपेसिटेंस ये चार्ज और इस पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है, और हमारे पास ये जो प्लेट्स की जो या हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना बिटवीन द प्लेट्स, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ये क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता। मैं वो 4 पॉइंट्स दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है, एंड डाइलेक्ट्रिक जो कि प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारे पास ये प्लेट्स की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, थिकनेस के साथ साथ वो प्लेट्स जिस मेटल से बनी है उस मेटल पे भी डिपेंड नहीं करता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग प्लेट्स की मेटल्स फॉर एग्जांपल मेटल को चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो मेटल सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, सो दैट इज वाई उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोग प्लेट्स की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारे पास थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ जिसमें उसने जो है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंसुलेटर्स सबको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कैपेसिटर्स का बताऊँगा, रेजिस्टर्स का हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे और इंसुलेटर्स का हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के केस में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं। मैं इधर ही लिख लेता हूँ इसको। और हमारे पास जो क्या होता है पोटेंशियल वी, वो सेम नहीं होता। लेकिन पैरेलल के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है वी वो सेम होता है। ठीक है, बाकी ये रिलेशन आप लोग देख सकते हो। सीरीज़ के केस में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी वैल्यू होती है, इट इज़ इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और पैरेलल के केस में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास C1 + C2 + C3 इस तरह से होती है। ठीक है, बाकी इसमें वही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं, तो इसको आप लोग खुद कवर कर लोगे। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को, इसमें से समटाइम्स एक कदम से क्यों आ जाता होता है। ठीक है, लेकिन फर्दर आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों के साथ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या रिलेशंस शो करना चाहता हूँ जो कि एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को एमसीक्यू में आ जाए कि अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं उनको हम लोग अलग-अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, अलग-अलग चार्ज करने के बाद जब हम लोग उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर दें तो नेट वोल्टेज क्या होगी, तो नेट वोल्टेज हमारे पास इस तरह से होगी कि नेट वोल्टेज आप लोग फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज़ इक्वल टू C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो फिर आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों से एक और रिलेशन पूछा जाता है या एक और एमसीक्यू टाइप कि अगर वो आप लोगों को बोले कि अगर हम लोग कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ अटैच कर दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें तो उस वक्त हमारे पास नेट वोल्टेज कितनी होगी, तो फिर आप लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, तो उस वक्त हम लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह का रिलेशन है एक C1V1 - C2V2। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिखा, नीचे हम लोग माइनस लिख लेंगे और बाकी हमारे पास एज इट इज होगा। ठीक है, C1 + C2, तो फिर आप लोग ये रिलेशन यूज़ करोगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो आप लोगों ने इन दोनों को जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस दैन द इंडिविजुअल। तो सीरीज़ के केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा जो है वो लेस होती है। ठीक है, कहते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज लार्जर। तो पैरेलल के केस में हमारे पास लार्जर होगी और सीरीज़ के केस में जो है वो लेस होगी। 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, समटाइम्स ये आते हैं तो आप लोगों ने इन दोनों को जो है वो लाजमी अपने जहन में रखना है। तो उसके बाद कहते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल विद द रिलेटिव परमिटिविटी व्हेन इंसर्टेड इन द चार्ज कैपेसिटर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो अकर होती है। फिर कहते हैं कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक is polarized in the capacitor conditions, the charges on the dielectric faces are called induced charges। ठीक है, लेकिन आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हैं, ठीक है, या इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो हमारे पास जो है वो पोलराइजेशन जो है वो अकर होती है। इसके अलावा हमारे पास जो फ्री चार्ज और इंड्यूस चार्ज होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो अपोजिट होती है। ठीक है, अब ये अपोजिट होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में उसने वही बात की है।
फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो प्लेस करें, ठीक है, तो हमारे पास फिर भी पोलराइजेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सिस्टम इन विच द टू चार्जेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइंस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर प्रेजेंट, तो उसे हम लोग जो है वो डाइपोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशंस यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड के 3-4 रिलेशन है तो वो लिख लेते हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। दूसरा रिलेशन है हमारे पास ई इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। तीसरा रिलेशन है हमारे पास ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। उसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन है ई इज इक्वल टू, आप लोग अपने पास नोट करते जाएं, ठीक है, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, ए एरिया और डी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3-4 रिलेशन है, आप लोगों ने इनको लाजमी याद रखने हैं। समटाइम्स यहाँ से नंबरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि जब हम लोग कैपेसिटर, कहते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0। कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स? 0, ठीक है। कहते हैं कि एवरेज वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, तो वो V/2 के इक्वल होता है। वोल्टेज को आप लोग 2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर कहता है कि एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रादर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स। कहता है कि प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वहाँ पे जो है वो एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है, रादर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स। फिर बाकी ये वही रिलेशन उसने लिखे हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। कहता है कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल स्टॉप द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब कैपेसिटर मतलब जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी की इक्वल हो जाएगा ना, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है, ठीक है। फिर कहता है कि मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके इक्वल होता है? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई ईएमएफ ऑफ द बैटरी। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग मैक्सिमम चार्ज स्टोर फाइंड करो कि कितने चार्ज है वो कैपेसिटर पर मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इतनी हो और उसकी ईएमएफ बैटरी की ईएमएफ इतनी हो, तो आप लोग जस्ट उसे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है आप लोग बोलो कि हाँ जी इतने जो है वो उसके ऊपर चार्ज जो है वो स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टाइम कांस्टेंट को देख लेते हैं। टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू आर सी के इक्वल होता है, ठीक है। और अक्सर आप लोगों को जो है वो यहाँ से एमसीक्यू आता है कि प्रोडक्ट ऑफ R एंड C रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो वो टाइम की इक्वल होता है। या व्हाट इज द यूनिट ऑफ RC, तो RC का यूनिट जो है वो सेकंड की इक्वल होता है क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है, सो दैट इज़ वाई। अब ये टाइम कांस्टेंट होता क्या है? कहते हैं कि टाइम टेकन टू चार्ज द कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। कहते हैं कि बिगर द कैपेसिटेंस द लोंगर इट टेक्स टू चार्ज। कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना टाइम लगेगा उस कैपेसिटर को चार्ज होने में, ठीक है। कहते हैं कि लार्जर रेजिस्टेंस स्मॉलर द करंट विच आल्सो इंक्रीज द चार्जिंग टाइम, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास करंट कम होगा, करंट स्मॉलर होगा और हमारे पास जो है वो चार्जिंग टाइम भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा ना, सो दैट इज़ वाई। कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर द कैपेसिटर इन विच 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज डिपोजिटेड ऑन द प्लेट्स, ठीक है। मतलब कितने टाइम में जो है वो 63.2% चार्ज जो है वो स्टोर होते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स पे, तो हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास RC की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी ना तो उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो रैपिड डिस्चार्ज होंगे चार्जेस, ठीक है। एंड कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज रिमेनिंग, अगर 63 पॉइंट समथिंग चार्ज हुए हैं तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, तो ये उसके डिफरेंट रिलेशंस हैं, ये भी आपको पता हो, इस रिलेशन को भी आपको पता हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो 63.2 और ये 36.7 ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। और RC इज इक्वल टू T ये नहीं भूलना चाहिए। बाकी इसमें और ऐसा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों